Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here back with the part 4th of the chapter political theory. I hope 3 parts you have seen and all those parts are clear to all of you. In the last class we were discussing that what do we study in political theory. और आप लोगों ने कुछ कोर आइडियाज पढ़े थे. लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, यही सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी, है ना. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थिंग्स इन डिटेल, क्योंकि ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप अपनी स्मॉलर क्लासेस से 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड से आप सुनते आ रहे हो. तो क्या चीजें आज तक हम लोगों ने अचीव नहीं की? क्या ऐसा रीजन है कि ये चीजें आज भी रेलिवेंट हैं? क्यों जरूरत है कि आज भी हम वही टॉपिक्स बार बार रिपीट कर रहे हैं? गेटिंग माई पॉइंट? तो लेट अस स्टार्ट नाउ. बट इज ऑल दिस रेलिवेंट फॉर अस नाउ? देखो ये सारी की सारी चीजें जो आप लोगों ने पॉलिटिकल थिंकर स्टडी की है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू क्या करते हैं, आपको कुछ पॉसिबिलिटीज दिखाते कि फ्यूचर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वही तो दिखाते ना आपको. तो आपसे पूछ रहे कि क्या ये सफिशिएंट है, रेलिवेंट है आज भी जो आप लोग पढ़ रहे हो? क्योंकि देखो हैव वी नॉट ऑलरेडी अचीव फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी? क्योंकि ये तो वो आइडियल्स हैं जो आप अचीव कर चुके हो. आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखो, हमें इक्वालिटी भी मिली हुई है, हमने डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश किया, हमें फ्रीडम भी है. गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या ये चीजें हम आज तक अचीव नहीं कर पाए? क्या हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम लोगों को आज तक नहीं दे पाए? क्या ये आज भी रेलिवेंट है कि आपको इसी टॉपिक पे डिस्कशन करना जरूरी है? वाइल इंडिया इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट, जब हम ऑलरेडी फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या फिर भी ये क्वेश्चंस रिपीट होने जरूरी हैं? आर वी नॉट एबल टू अचीव दीज थिंग्स टिल नाउ? देन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ आवर डेमोक्रेसी? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ आवर इंडिपेंडेंस? क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्रीडम एंड इक्वालिटी हैव नॉट सीज्ड टू क्रॉप अप. और जो क्वेश्चंस हैं फ्रीडम से रिलेटेड हो गए, इक्वालिटी से रिलेटेड हो गए, आज भी हमारे सामने आ जाते हैं. आज भी वो समअप नहीं हुए हैं. ऐसे नहीं कि आज वो टॉपिक्स उठना बंद हो गए. क्यों? और ये सारी की सारी चीजें क्यों आज हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने सभी को एक टाइप से अगर आप बात करते थ्योरेटिकल बेसिस, हमने सभी को इक्वालिटी प्रोवाइड करवा दी ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन फिर भी हम क्यों बात कर रहे हैं कि यही टॉपिक्स ऐसे जो बार बार हमें रिपीट करने पड़ रहे हैं? So देखो, this is because issues concerning freedom, equality, democracy arise in many areas of social life and they are being implemented in different sectors at different pace. क्यों हो रही है सारी की सारी चीजें? अब इसका रीजन समझो. क्योंकि जो टॉपिक्स आप पढ़ते हो ना, लिबर्टी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, इक्वालिटी हो गया, ये सारे आपके सोशल एस्पेक्ट्स हैं और वो डिफरेंट ग्रुप्स में आपको मिलते हैं, सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स में आपको मिलते हैं. और जब वो इंप्लीमेंट होते हैं ना सोसाइटी में, तो उनके इंप्लीमेंट होने की स्पीड सोसाइटी के हर एक ग्रुप में डिफरेंट होती है. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस थिंग क्लियरली कि हमारी कंट्री बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और अगर डाइवर्स है तो इसमें डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज होंगी वो भी डिफरेंट होंगी. और अगर वो डिफरेंट हैं तो अब हर एक ग्रुप का माइंडसेट, मेंटल डेवलपमेंट भी डिफरेंट होगा. अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाओगे तो आपको लगेगा कि डेवलपमेंट तो बहुत अच्छे से चल रहा है. यू विल बी एबल टू फील दैट पर्टिकुलर थिंग. अगर वहीं आप नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज में जाते हो, आप ऐसे एरियाज में जाते हो जहां पर ट्राइबल सोसाइटीज रह रही है, आपको लगेगा कि नहीं, अभी डेवलपमेंट बहुत दूर है. समझा रीजन? सोसाइटी की जो डाइवर्सिटी है उसके बेसिस के अकॉर्डिंग, सोसाइटी की सोशल स्ट्रक्चर के बेसिस के अकॉर्डिंग आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और उसी सोशल स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से डेवलपमेंट की स्पीड भी अलग अलग है. समझ आया? मतलब हर एक पार्ट जो सोसाइटी का है उसके डेवलपमेंट की, अब देखो हर एक बच्चा, आपकी क्लास में भी डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं. कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको एक बार बताने से चीजें क्लियर हो जाती हैं. कोई स्टूडेंट हो सकता है ऐसा भी है जिसको एक ही बात को 3-4 बार रिपीट करना पड़ जाए. तो यही हमारी सोसाइटी के साथ भी तो हो रहा है ना. क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी के साथ भी? द सिमिलर थिंग कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो आज भी आपको लगेगा कि नहीं, डेवलपमेंट तो भी बहुत दूर है. राइट? अब देखो, फॉर इंस्टेंस, ऑल द इक्वालिटी में एग्जिस्ट इन द पॉलिटिकल स्फीयर. इस चीज को समझो आप एग्जाम्पल के साथ. इन द फॉर्म ऑफ इक्वल राइट्स, इट मे नॉट एग्जिस्ट टू द सेम एक्सटेंट इन द इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर्स.
आप लोग देखो, आप लोगों ने बोल दिया कि हम तो इक्वल हैं भाई ऑलरेडी। क्यों इक्वल है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वल बनाया। हम तो आर्टिकल 14 to 18 हम इक्वल है। जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को यूज किया, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बोला कि दैट यस वी ऑल आर इक्वल, तो मतलब आप क्या बता रहे हो कि आप पॉलिटिकल स्फीयर में आपके पास इक्वल राइट्स हैं। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन क्या वो राइट्स आप सोशल बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे आप बता सकते हो कि आप इक्वल हो? अगर है तो फिर क्यों आज हमारी सोसाइटी की स्ट्रक्चर ऐसी है कि 12 करोड़ लोग आज भी हमारी कंट्री में ऐसे जिनको एक टाइम का भी फूड नहीं मिलता है? डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स ये शो करती हैं। क्यों ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी आज के लिए भी इनफ है, और सिर्फ आज के लिए इनफ नहीं, उनकी 7 जनरेशन भी आराम से बैठकर खा सकते, इतना है उनके पास। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक टाइम के फूड की सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है कि अब खाना खा लिया तो फिर शाम को रात को क्या खाएंगे, कल सुबह क्या खाएंगे, वो सिक्योरिटी नहीं है। सो व्हाई इज इट सो? तो मतलब हमने क्या किया हुआ है? आवर डिस्ट्रीब्यूशन इज रॉन्ग कि हमने सोसाइटी में पॉलिटिकल बेसिस पे तो राइट्स दे दिए लोगों को, बट वो राइट्स सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पे आज भी नहीं मिले हुए हैं। आज भी आप देखोगे कि डिस्क्रिमिनेशन आज भी एग्जिस्ट करता है। आज भी आप देखोगे फीमेल्स के साथ इल ट्रीट आज भी हो रहा है, उनको आज भी इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। वो सारी की सारी चीजें आज भी है सोसाइटी में, राइट? पीपल में एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स बट स्टिल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सोशली बिकॉज ऑफ देयर कास्ट और पॉवर्टी। आज भी आप देखोगे कि आपने इक्वल तो कर दिया सबको, वी ऑल आर इक्वल बिकॉज वी आर इंडियंस, है ना? लेकिन क्या आज भी जितना रिस्पेक्ट सोसाइटी में रिच पीपल को मिलता है, क्या पुअर को उतना रिस्पेक्ट दे रही है हमारी सोसाइटी? इट्स नेवर पॉसिबल। क्या कास्ट बेस पे जो खुद को अपर मानते हैं, क्या वो उन लोगों को उतना रिस्पेक्ट देते हैं जो एक बैकवर्ड क्लास को मिलना चाहिए, एक सोशल क्लास को फॉर बीइंग इक्वल सिटीजन मिलना चाहिए? दैट आई एम सेइंग। क्या हो रहा है ऐसा? ऑफ कोर्स नॉट। तो मतलब क्या दिख रहा है आपको कि इन चीजों को आप थ्योरेटिकल बेसिस पे जब डिस्कस करते हो, यू आर एबल टू सी, यस यू आर एबल टू से ऑल्सो दैट यस वी ऑल आर इक्वल, बट जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है वी आर नॉट इक्वल। गेटिंग माई पॉइंट? Some people may have a privileged place in the society while others are deprived even of basic necessities. वही एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रही थी कि कुछ लोगों के पास तो इतना है कि उनके नीड से भी बहुत ज्यादा है, और कुछ लोगों के पास इतना है कि उनकी नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, बेसिक नेसेसिटीज भी फुलफिल नहीं हो रही हैं। Some are able to achieve whatever goals they set for themselves, while many are unable even to go to school for that they can have decent job in the future. कुछ लोगों के पास तो इतना पैसा है, इतनी रिसोर्सेज हैं, उन्होंने इतना अचीव कर लिया है कि उनको कोई टेंशन ही नहीं है, जो वो चाहे वो खरीद सकते हैं, जो गोल सेट करते हैं अपने लिए वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में भी नहीं भेज पा रहे हैं ताकि उनके बच्चे एक बेटर एजुकेशन गेन करके फ्यूचर में एक डिसेंट जॉब भी गेन कर लें, वो भी नहीं है। समझा? एंड फॉर देम फ्रीडम इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। आज भी इन लोगों के लिए क्या है? फ्रीडम एक ऐसा ड्रीम है जो वो डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करता है, जो सोसाइटी में कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। गेटिंग माई पॉइंट? तो इन्हीं सारी चीजों को, जब तक ये सारी चीजें ना थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकलिटी दोनों में आप इंप्लीमेंट नहीं कर देते, तब तक ये चीजें रेलिवेंट हैं। सिर्फ बोल देने से इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं होगी सोसाइटी में, बोल देने से आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी, बोल देने से आप सभी के अंदर फ्रेटर्निटी की फीलिंग्स नहीं डेवलप हो जाएंगी, बोल देने से सिर्फ लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा। राइट? गेटिंग माई पॉइंट? तो इक्वालिटी आपने पॉलिटिकल स्फीयर पे दे दी, दैट इज वेल एंड गुड, बट व्हाट इज द सोशल स्ट्रक्चर इन रियलिटी? क्या वो सोसाइटी में सब इक्वल है? वी आर नॉट एबल टू सी दैट थिंग। तो जो लोग ऐसे हैं जिनको इक्वालिटी नहीं फील हो रही, उनके लिए तो आज भी क्या है इक्वालिटी? एक ड्रीम ही तो है ना। सेकेंडली, दो फ्रीडम इज गारंटीड। अब बात आ जाती है फ्रीडम की। इक्वालिटी की सिचुएशन आप लोगों ने देख ली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया सबको इक्वल है, बट इन एक्चुअली वी आर नॉट इक्वल। तब सेकेंडली जब आप बात करते हो फ्रीडम की, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। कैसे? यू विल बी सीइंग, क्योंकि आप लोगों ने राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। आप बोलोगे कि नहीं मैम, हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, राइट टू इक्वालिटी हमें मिला हुआ है। आर्टिकल 19 to आप 22 की बात करोगे, दैट यस वी आर हैविंग फ्रीडम, वी आर हैविंग लिबर्टी। सो वी एनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशन ऑल द टाइम्स। लेकिन फिर भी क्या हो जाती है, नई नई इंटरप्रिटेशंस आती हैं। अब देखो, दिस इज अ बिट लाइक प्लेइंग अ गेम। जैसे कि एज वी प्ले चेस और क्रिकेट वी लर्न हाउ टू इंटरप्रेट द रूल्स।
देखो ये सारी चीजें जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो तो हर टाइम आपको ना नई नई इंटरप्रिटेशंस देखने को मिलेंगी। पहले राइट टू लिबर्टी कुछ और था, बाद में उसमें कुछ और चेंजेस आए, बाद में कुछ और चीजें ऐड ऑन होती चली गई। जैसे आज आप लोग रीड करते हो तो फंडामेंटल राइट्स में आपका राइट टू ड्रिंक क्लीन वाटर भी इंक्लूड हो जाता है। तो जैसे आप कोई गेम खेलते हो, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, आप चेस खेलते हो, तो आपको समझ आ जाती है ना कि कैसे आपको इंटरप्रेट करना है उसके रूल्स रेगुलेशंस को। इन द प्रोसेस वी डिस्कवर न्यू एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द गेम इटसेल्फ। और क्यों जरूरी है वो चीजें बार बार जब आप रिपीट करते हो तो आपको पता चल जाता है ना, आपको उसका नया और ब्रॉडर मीनिंग समझ आ जाता है गेम का कि क्या है। Similarly, the fundamental rights guaranteed by our constitution are continually being reinterpreted in the response to new circumstances. और देखो क्या होता है, जिस तरीके से आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में रीड करते हो, आप जैसे कोई गेम खेल रहे हो तो उस गेम में आप लोग रीड कर रहे हो, क्या रीड कर रहे हो, जो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं आप उनको समझ रहे हो, आप उनको री एक्सप्लेन कर रहे हो, आप उनको ब्रॉडर वे में गेट कर रहे हो, गेन कर रहे हो। इन द सिमिलर मैनर क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स को भी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है ना, देता है गारंटी कि इन राइट्स को कोई आपसे स्नैच नहीं करेगा। और कंटिन्यूसली आप क्या करते हो, आप उनको री इंटरप्रेट करते रहते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि राइट टू लिबर्टी पहले लिमिटेड था, बाद में उसमें और ब्रॉड होता चला गया, और ब्रॉड होता चला गया, है ना। तो मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन आप रीड करते हो फंडामेंटल राइट्स, वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका बार बार आप नई नई सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आप उसको री इंटरप्रेट करते रहते हो, क्योंकि सर्कमस्टांसेस हर बार अलग अलग होती हैं और उन्हीं सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आप बार बार चीजों को री इंटरप्रेट करते रहते हो। फॉर इंस्टेंस द राइट टू लाइफ हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड। जैसे देखो एग्जाम्पल रीड करो कैसे, जैसे आप लोगों ने बोला राइट टू लाइफ, तो उस राइट टू लाइफ को इंटरप्रेट करके क्या किया गया, उसमें राइट टू लाइवलीहुड को ऐड कर दिया गया। मतलब चीजें बार बार चेंज हो जाती हैं। द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन ग्रांटेड थ्रू अ न्यू लॉ। राइट टू लाइफ में फिर क्या चीज ऐड कर दी कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। Societies frequently encounter new challenges which generate new interpretations। और देखो ऐसा होता क्यों है, अब सोसाइटी में नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं और उन चैलेंजेस के सामने अब देखो, क्योंकि हमारी कंट्री में वो चीजें पहले नहीं हैपन हुई हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि नहीं भाई ये चीज तो ना यहाँ होनी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीजें तो हमारी फ्रीडम का ही पार्ट है। तो फिर हम क्या करते हैं, एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी ट्राई टू इंटरप्रेट, वी ट्राई टू री इंटरप्रेट द थिंग्स, कि नहीं ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए। समझा? इसलिए टाइम टू टाइम चीजें क्या होती है, री इंटरप्रिटेशंस होती रहती है उनकी। द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन अमेंडेड एंड एक्सपेंडेड ओवर टाइम्स थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज व्हिच आर डिजाइन्ड टू एड्रेस न्यू प्रॉब्लम्स। और जब आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हो ना, तो उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बार बार अमेंड होता है, एक्सपैंड होता है डिफरेंट डिफरेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू, गवर्नमेंटल पॉलिसीज के थ्रू, जो हम लोग नई नई प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं था, फिर हम लोगों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो मतलब फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपैंड हुआ, राइट। जैसे हमारे पास राइट टू ब्रीथ इन क्लीन एयर नहीं था, जब हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं ये तो हमारी लाइफ का पार्ट है, हमारी फ्रीडम का पार्ट है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को रीइंटरप्रेट किया, राइट टू लाइफ को और एक्सपेंड कर दिया। फिर लोगों को समझ आया राइट टू क्लीन वाटर भी इसका ही पार्ट होना चाहिए, फिर दोबारा से रीइंटरप्रेट किया। तो मतलब क्या होती हैं चीजें, हम सोसाइटी को इवैल्यूएट करते हैं, सोसाइटी को एनालाइज करते हैं। जब सोसाइटी में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होता है, बार बार आप लोग फाइंड आउट करोगे कि डिफरेंट डिफरेंट नई नई ना प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और उन प्रॉब्लम्स के साथ फिर हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए। फिर उन सॉल्यूशंस को हम क्या करते हैं, उन सॉल्यूशन को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेस प्रोवाइड करवाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस दे देते हैं, और बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को री इंटरप्रेट करते रहते हैं, री एक्सप्लेन करते रहते हैं। कई बार जुडिशियल हेल्प से, मतलब जुडिशरी री इंटरप्रेट करती है, और या फिर गवर्नमेंटल पॉलिसीज, बार बार हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें एड ऑन करते रहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, और जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बार बार अमेंड हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। समझ आया? थर्डली, as our world changes, जैसे हमारा वर्ल्ड चेंज हो रहा है, we may discover new dimensions of freedom।
ये तो चीजें हो गई कि चलो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बार बार चीजों की वजह से क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। फिर क्या करते हैं, जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज होता है ना, तो भी तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन आप लोग देख रहे हो ना। मतलब आपकी फ्रीडम कितने कितने बेसिस की हो सकती है, एज वेल एज न्यू थ्रेट्स ऑफ फ्रीडम। जैसे कि आप लोगों ने फील किया कि हमारी फ्रीडम को ना, मतलब जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो फ्रीडम में भी एस्पेक्ट्स में चेंजेस हो रहे हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस, global communications technology is making it easier for activists to network with the another across the world for protecting tribal cultures or forest। जैसे आप लोग क्या फील करते हो, ग्लोबल कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी वो क्या कर रही है, आपको एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करने में हेल्प कर रही है ना। आप लोग ट्राइबल पीपल के साथ भी कनेक्टेड हो, फॉरेस्टेड पीपल के साथ भी आप कनेक्टेड हो, बट इट ऑल्सो enables terrorists and criminals to network। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, आप लोगों के साथ तो कनेक्टेड हो, लेकिन उसकी वजह से बेनिफिट किसको भी मिल रहा है, क्रिमिनल्स को भी तो मिल रहा है ना। इसने क्या कर दिया, अब क्रिमिनल को भी बेनिफिट दे दिया। तो क्या आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि क्रिमिनल के फोन छीन लो, क्रिमिनल के पास इंटरनेट ना हो, वो तो चीजें पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अपने फ्रीडम वाले राइट्स को दोबारा से देखना पड़ेगा ना। Moreover, internet commerce is all set to increase in the future. This means that the information we give about ourselves online to buy goods or services must be protected। अब देखो राइट्स अमर्ज कैसे होते हैं वो आपको एक्सप्लेन किया गया है। पहले आपका जो कम्युनिकेशन के सोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, बट आज आप लोग क्या देख रहे हो, सारी चीजें ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। आप मार्केट्स में जाना भी पसंद नहीं करते हो, यार परचेजिंग एवरीथिंग ऑनलाइन। बट कीप इन माइंड, जब आप ऑनलाइन चीजें देख रहे हो तो आपकी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। कुछ भी आप डिफरेंट डिफरेंट, मान लिया आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई साइट आप ओपन करते हो तो वो कई बार कोई कोई साइट्स आपसे फिल करा लेती है ना, आपका ईमेल आईडी, आपका नेम, आपका एड्रेस, वो सारी चीजें आपसे फिल करा लेते हैं। तो इट मीन्स क्या है, वो इंफॉर्मेशन किसी और के पास भी जा सकती है, एंड द क्रिमिनल पीपल दे कैन यूज इट फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। कुछ टेररिज्म अटैक करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए वो इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए अब देखो अब किस चीज की डिमांड अराइज होगी, अब किस चीज के लिए आपकी सोसाइटी वर्क करेगी, गवर्नमेंट वर्क करेगी, कि अब जब आप इन सारी की सारी चीजों के लिए बात करो तो आपकी जो सर्विसेज है ना, आप जो इंटरनेट पर ऑनलाइन चीजें देख रहे हो तो उसको भी तो प्रोटेक्ट करने की बात आएगी ना। समझ आया। सो इवन दो नेटिजन्स जो कि आपके सिटीजन्स ऑफ इंटरनेट, देखो ये टर्म्स किसके लिए यूज होती है, नेटिजन्स मतलब इंटरनेट के सिटीजन्स, डू नॉट लाइक गवर्नमेंट कंट्रोल, दे रिकॉग्नाइज दैट सम फॉर्म ऑफ रेगुलेशन इज नेसेसरी टू सेफगार्ड इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इसलिए वो लोग क्या फील करते हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल तो नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी सिक्योरिटी स्कीम्स आनी चाहिए जो आपको क्या करे, आपकी प्राइवेसी को सिक्योर करें। समझ आया, गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो मतलब उन लोगों ने ऑल दो, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्लोबल सोसाइटी में रह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड की चीजों के साथ हम कनेक्टेड ऑफ कोर्स रहेंगे, बट उसको आप कनेक्टेड भी रहो और आप सिक्योर भी रहो। उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है आपकी सिक्योरिटी, आपकी प्राइवेसी। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अराइज हो गए कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ताकि आपकी सिक्योरिटी, आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहे। As a result, questions are raised regarding how much freedom should be given to people using the net। अब देखो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी अनअवेयर सिचुएशन में अपनी चीजें इंफॉर्मेशन शेयर कर दे। मान लिया कोई बच्चा ही है ना, उसको नहीं पता, इनका हार्मफुल यूज भी हो सकता है, तो हो सकता है वो जो इंफॉर्मेशन नहीं भी देनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दें। तो इट मीन्स ऐसे में क्या क्वेश्चन राइज होता है कि इंटरनेट की कितनी फ्रीडम होनी चाहिए, लोगों को कितना यूज कर सके, वो कितनी फ्रीडम होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, शुड दे बी अलाउड टू सेंड अनसोशलिस्ट ईमेल टू स्ट्रेंजर्स। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या उनको अलाउ कर दें कि ऐसे जो सोशलिस्ट ईमेल्स होते हैं वो सेंड कर सके स्ट्रेंजर्स को। कैसा होना चाहिए, कैन यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स इन चैट रूम्स, क्या आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे शेयर कर सकते हो। शुड गवर्नमेंट बी अलाउड टू रीड प्राइवेट ईमेल्स टू ट्रैक डाउन टेररिस्ट, क्या गवर्नमेंट के पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो प्राइवेट ईमेल को स्टडी कर ले, रीड कर ले। देखो जब आप व्हाट्सएप चलाते हो
आप लोगों ने ना नीचे लिखा हो देखा होगा एंड टू एंड इनक्रप्टेड। उसका मतलब क्या होता है, आपने जो मैसेज लिखा, आपने जो सेंड किया, यू आर सेंडर, एंड टू हुम यू हैव सेंड इट दैट पर्सन इज रिसीवर। तो मतलब एंड टू एंड आपसे उस तक ही जाएगी वो इंफॉर्मेशन जिसको आपने सेंड करी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए है। तो ऐसे में क्या गवर्नमेंट के पास राइट होना चाहिए कि वो प्राइवेट ईमेल्स को भी रीड कर ले टेररिस्ट को अटैक करने के लिए? ये भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ना। हो सकता है कोई सस्पेक्शन के बेसिस पे किसी को टेररिस्ट माना गया, तो ऐसे में फिर उसकी तो प्राइवेसी खत्म हो जाएगी अगर गवर्नमेंट ने उसके प्राइवेट ईमेल्स को भी रीड कर लिया। गेटिंग माई पॉइंट? हाउ मच रेगुलेशन इट जस्टिफाइड एंड हु शुड रेगुलेट? अब क्वेश्चन तो ये राइज होगा ना कि कितना आप रेगुलेशंस लगा सकते हो और कौन लगाएगा वो रेगुलेशंस, कौन रेगुलेट करेगा? गवर्नमेंट होगी या फिर कोई प्राइवेट रेगुलेटर्स होंगे जो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी हैज अ लॉट टू टीच अस, और ये वो सारी की सारी चीजें। अब देखो ये क्वेश्चंस, अब आप इन सारी की सारी चीजों पर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से सोचोगे, इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल आंसर बताएगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए रेलिवेंट हैं एंड द आंसर्स एंड इज देयर फॉर वेरी रेलिवेंट। और वो आंसर्स आप लोग फाइंड आउट करोगे कि वो देखो, अगर आप सोचोगे कि कितना रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, तो आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के आइडियाज से सोचोगे ना कि फ्रीडम किसी भी सिचुएशन में बाउंड नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम के ऊपर पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे कि जस्टिफाइड वे पे पहुंचोगे ना। तो यही सारी चीजें हैं जो सोसाइटी में हैपन हो रही हैं। हाउ कैन वी ट्राई टू सोल्व दोज थिंग्स? वो सारी चीजें आपको रीड करवानी है और उसमें आपकी हेल्प करेगी पॉलिटिकल थियरी। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पॉलिटिकल थियरी आपको रैशनल पर्सन बनाएगी। आप लोग रैशनैलिटी के बेसिस पे डिसीजन लेना शुरू करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? राइट? अब देखो यहां पर तो आपको जस्ट इतना गिवन था, कलेक्ट कार्टून्स फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, व्हाट आर द वेरियस इश्यूज दैट दे आर कंसर्न्ड विद। आप देखते हो ना कार्टून्स वगैरह होते हैं, है ना। विच पॉलिटिकल कंसेप्ट डू दे हाईलाइट? आप कुछ भी जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे कार्टून्स लिखे होते हैं आप लोग देखते हो, कई बार वो रीजनल प्रॉब्लम्स को शो करते हैं, कई बार वो कंट्री की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, शो करते हैं एक टाइप से। तो आपको देखना कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे हैं। अब देखो ये क्या है, इन एंशिएंट ग्रीस इन द सिटी ऑफ एथेंस। देखो यहां से सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं अराइज होती हैं, राइट। सॉक्रेट्स, आप लोगों ने प्लेटो का नेम सुना, एरिस्टोटल का नेम सुना। एरिस्टोटल जो हमने पढ़ा, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल के टीचर थे प्लेटो, जिन्होंने बहुत सारे आइडियाज दिए, और प्लेटो के टीचर थे सॉक्रेट्स। समझ आया? सॉक्रेट्स वाज डिस्क्राइब्ड एज द वाइजेस्ट मैन। उनको सबसे वाइजेस्ट मैन डिस्क्राइब किया जाता है। He was known for questioning and challenging popularly held belief about society, religion and politics। और क्यों इंपॉर्टेंट थे वो, क्यों फेमस थे? क्योंकि वो ना चैलेंज करते थे, क्वेश्चन करते थे जो सोसाइटी में बिलीव्स एग्जिस्ट करते हैं रिलीजन, पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग। फॉर दिस ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ बाय द रूलर्स ऑफ एथेंस। और क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि 5th-6th सेंचुरी की बातें हो रही हैं, तो उस टाइम पे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वो मोनार्की को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसको क्या कर दिया था, डेथ पेनल्टी दे दी थी। फिर क्या हुआ, हिज स्टूडेंट प्लेटो रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द लाइफ एंड आइडियाज ऑफ सॉक्रेट्स। अब देखो आप लोग बोलते हैं ना कि भगत सिंह ने भी बोला कि आप आदमी को मार सकते हो, विचारों को नहीं मार सकते। वो फिर अराइज होंगे किसी ना किसी फॉर्म में। और सेम सॉक्रेट्स के आइडियाज आपको किस में दिखते हैं, प्लेटो में, जिन्होंने एक्सटेंसिवली लिखा उनके बारे में, उनके आइडियाज के बारे में। उनकी सबसे पॉपुलर बुक है रिपब्लिक। He created the character Socrates and through him examined the question what is justice। अब जो पूरी बुक है ना रिपब्लिक, एक टाइप से उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स के मेथड में लिखे, डायलॉग मेथड में, और जिसमें आइडियाज उन्होंने लिखे हैं, उसमें सोक्रेट को एक कैरेक्टर बना दिया कि वो लोगों से पूछते हैं कि क्या जस्टिस होता है, तो लोग अपने अपने अकॉर्डिंग आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, फिर वो आंसर देते हैं। ठीक है। द बुक ओपन्स विद अ डायलॉग बिटवीन सॉक्रेट्स एंड सिफेलिस। और ये जो बुक है ना, स्पेशली ये आइडियाज हैं, सोक्रेट्स के आइडियाज हैं और सिफेलिस के डिस्कशन के बारे में, मतलब एक डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है ये बुक। इन द कोर्स ऑफ दिस डायलॉग सिफेलिस एंड हिज फ्रेंड कम टू रिकॉग्नाइज दैट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस इज इनएडिक्वेट एंड अनएक्सेप्टेबल। और इस बुक में क्या दिखाया गया है, जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं ना सॉक्रेट्स, तो क्या वो हर बार फाइंड आउट करते कि जस्टिस क्या है, तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग आइडिया देना शुरू कर देता है
फिर वो सभी के आइडियाज को इनकम्प्लीट बताते हैं कि नहीं इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, और फिर वो सारी चीजों को सम अप करके बताते हैं कि एक्चुअल में डिसीजन क्या होना चाहिए, एक्चुअल में जस्टिस क्या होना चाहिए। क्लियर? द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज दैट सॉक्रेट्स यूजेस रीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सॉक्रेट ने हमेशा रीजन का यूज किया, तर्क शक्ति आप जिसको बोलते हो ना, रीजन के बेसिस पे, टू रिवील द लिमिटेशन एंड इनकंसिस्टेंसीज इज इन अ गिवन पॉइंट ऑफ व्यू। His adversaries eventually admit that the views they had held and lived by could not be sustained. और उन्होंने वो सारी की सारी चीजें बताई हैं, और उनकी जो चीजें ना वो बाद में एडमिट भी हुई, लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी किया, राइट? एंड दे हैड हेल्ड एंड लिव्ड बाय कुड नॉट बी सस्टेन। और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आज भी आप लोग आपकी सोसाइटी में आज भी आप कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में देख लेते हो, उनके आइडियाज को आज भी इंपॉर्टेंस मिलता है। मतलब जो सिंपल टर्म्स में क्या है, जो आइडियाज आप लोग रीड करते हो वो कहीं ना कहीं सारे के सारे यहीं से अराइज हो रहे हैं। फिर लोगों ने इन्हीं के आइडियाज के ऊपर लिखना शुरू किया, कुछ लोगों ने उनके फेवर में लिखा, कुछ ने अगेंस्ट में लिखा, तो मतलब सारी चीजें वहीं से अराइज होके आ रही हैं। समझ आया? फाइन, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि क्या आप स्टडी करते हो पॉलिटिकल थियरी में। आई होप दिस टॉपिक इज कंप्लीटली क्लियर टू यू एंड यू आर एबल टू गेट समथिंग, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स, लॉजिकल थिंग्स, right? If you are having doubts, you can ask your doubts and questions in the comment section. We will meet in next video with the putting political theory to practice. अब practice में क्या हो रही हैं चीजें वो हम read करेंगे। I hope till here everything is clear to all of you. Okay? We'll meet in next video. Till then you can revise the concept. Okay? And if you are able to understand, please press the like button and subscribe the channel so that we may know that you are understanding something. Right? We will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.